नमस्कार। इस दिल से के प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान किस तरह से बदल गया है और 1984 से कैसे बदल गया है। 1984 का मैंने जिक्र इसलिए किया और आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन उस समय आपको मालूम है कि इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी बहुमत थी पार्लियामेंट में 400 सीटें से ज़्यादा थी और फिर उसके बाद उनकी सरकार भी गिर गई। फिर 1990-91 में हमें अपना सोना था वो गिरवी रखना पड़ा। उस बीच चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, फिर नरसिम्हा राव जी बने, फिर 2 सरकारें और आई। फिर 1998 में भाजपा की सरकार आई और 1998 से 99 से लेकर 2004 तक वो सरकार रही। उस समय बीजेपी का रवैया कुछ और था। कांग्रेस की सरकार फिर 2004 से लेकर 2014 तक रही और फिर बीजेपी दोबारा आई और नरेंद्र मोदी जी ने उसका नेतृत्व संभाला और प्रधानमंत्री बने। बीजेपी पहले क्या थी, आज क्या है, पहले उसकी नीतियां क्या थी, आज क्या हैं, पहले उसका फोकस क्या था, राष्ट्र विजन क्या था, आज क्या है, और किस तरह से हिंदुस्तान विकसित भारत के सपने देखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसे एक शख्स के साथ, एक हस्ती के साथ जिसका इतिहास 1984 से हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम उनका कार्यकाल देखें कि कैसे उन्होंने इस देश को देखा है बड़ी गहरी नज़रों से और कैसे देश का बदलाव हुआ है, और उनकी आंखों से हम देखेंगे तो हिंदुस्तान का इतिहास भी हमारे सामने आ जाएगा इस कार्यकाल का। वो ऐसे शख्स हैं, सभी हिंदुस्तानी उनको जानते हैं और मैं समझता हूँ कि जब वो बोलते हैं, जब वे अपनी बात रखते हैं बड़ी संजीदगी से और सोच विचार से, और सारा देश उनको सुनता है। वो हैं यशवंत सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। आपने अपनी पटना यूनिवर्सिटी में अपना बीए किया और हिस्ट्री में, और उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर आप 2 साल आपने पढ़ाया पटना यूनिवर्सिटी में। फिर उसके बाद आप आईएएस में आए 1960 में, और आपका आईएएस का जो मैंने पढ़ा है उसमें आपका कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री के साथ बड़ा लगाव रहा। उसमें आपने काम किया और फिर आपके मन में आया कि ये मैं ब्यूरोक्रेट रहना नहीं चाहता। और 1974 की बात है, उस समय एक टोटल रेवोल्यूशन जेपी मूवमेंट थी, तो आप उसको ज्वाइन करना चाहते थे। और फिर आपने, जेपी ने आपको कहा और बाकी लोगों ने कहा कि अभी वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी आप ब्यूरोक्रेसी में खुश नहीं थे और 1984 में आपने फिर आईएएस छोड़ा। इसलिए मैंने 1984 से शुरुआत की। फिर आपने छोड़ा, जनता दल में रहे और जनता दल के बाद आपने चंद्रशेखर जी को ज्वाइन किया, वित्त मंत्री रहे। उस समय गिरवी हुई, गोल्ड की गिरवी हुई, $400 मिलियन का हमें लोन मिलना था। और आपने उसके बाद, बिकॉज आप उस समय फिनेंस मिनिस्टर भी थे, और उसके बाद आप 1998 में वाजपेयी की सरकार में आप फिनेंस मिनिस्टर रहे। आप उसके बाद 2002 से 4 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे। आप लोकसभा में थे, बीच में 1988 में एक बार राज्यसभा में भी थे। कैसे हिंदुस्तान का नक्शा बदला है आपने देखा है। तो मैं आपसे पहली बात पूछना चाहता हूँ, पहले हिंदुस्तान क्या था, आज का हिंदुस्तान क्या है? मुझे पुराना हिंदुस्तान चाहिए। आज का हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए। पुराने हिंदुस्तान में बहुत सारी खूबियां थी। आपने मेरे आईएएस की नौकरी जब मैं करता था उसकी चर्चा की, फिर मैं पब्लिक लाइफ में आया उसकी चर्चा आपने की। तो मुझे ये लगता है कि पूरी व्यवस्था ही जैसे बदल गई हो। देखिए, 3 प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर जी, वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव जी, ये तीनों आपस में बहुत मित्र थे। अच्छा। और बहुत सारी ऐसी फोटोज़ हैं सेंट्रल हॉल की कि तीनों आपस में बैठे हैं, चुहल हो रही है, मजाक हो रहा है। अच्छा। हाँ, और वो एक, मैं अगर कहूँ तो वो एक आनंद का समय था कि आप राजनीति में हैं, पार्लियामेंट में हैं,
तो इसलिए हैं क्योंकि उसमें आपको आनंद आता है। करवाहट नहीं थी। हाँ, कोई करवाहट नहीं थी। हमको याद है, मैं पहले आया राज्यसभा में, जैसा आपने कहा, खूब गर्मा गर्मी होती थी बहस में, और उसके बाद हम लोग निकल कर आते थे सेंट्रल हॉल में, वहाँ गर्मा गर्म चाय पीते थे एक दूसरे के साथ। हम लोगों ने कभी जो वहाँ पर जो भी गर्मी दिखाई हो उसको कभी लेकर सदन के बाहर नहीं दिखाई। हम लोग बिल्कुल ही मित्र होते थे बाहर निकलकर, चाहे हम किसी भी दल के हों। अब तो शत्रुता है ना, आप अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे दुश्मन है। तो ये बात उसमें नहीं थी, और इसलिए मैंने कहा कि पार्टियां अलग अलग होते हुए भी सारे लोग एक दूसरे के मित्र भी थे, एक सद्भावना थी आपस में। और हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह में जाते थे तो सब तो एक दल के लोग नहीं थे, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें सब लोग मित्र की हैसियत से सुझाव भी सुनते थे, विपक्ष के सुझाव भी सुनते थे। बिल्कुल सुनते हैं साहब। वो पार्लियामेंट के अंदर आदमी बोलता था विपक्ष में रहते हुए भी, तो उसकी बात सुनी जाती थी, बात को नोटिस में लिया जाता था, न केवल उसका उत्तर दिया जाता था बल्कि उस पर बहुत बार अमल भी किया जाता था। और मैं बताऊं आपको, बहुत पीछे की बात नहीं, लेकिन 2004 से 2009 तक मैं राज्यसभा में रहा। फिर 2009 में मैं आया लोकसभा में। तो उस समय जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट प्रणब बाबू के पास था। और प्रणब बाबू इतने अच्छे व्यक्ति थे। एक दफा लोकसभा में क्या हुआ कि विपक्ष में और सत्ता पक्ष में झगड़ा हो गया, बहुत जोर का झगड़ा हो गया। अच्छा। हाँ, और हाउस हैड टू बी एडजर्न्ड। तो मैंने देखा कि प्रणब बाबू चल के मेरे पास आ रहे हैं, मैं बीजेपी के बेंचेस में बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई यशवंत, हमसे कोई गलती हो गई। तो हमने कहा कि थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया आपको, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हाउस जब रिकन्वीन करता है तो आप उठ के इस बात को स्वीकार कर लें कि हमने गुस्से में कुछ बातें कह दी हैं, किसी को बुरा लगा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने मेरी बात मानी, उठकर उन्होंने ये बात कही जैसे ही हाउस रिकन्वीन हुआ, और सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो गया। फिर एक दूसरे से बातचीत करना, मतलब मुझे याद है कि मैं उस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का चेयरमैन होता था। प्रणब बाबू एज फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू इनवाइट मी टू हिज हाउस फॉर लंच, फॉर टी, और बैठ के हम लोग बातें करते थे। तो बिल्कुल एक ऐसा नहीं होता था। और भी बहुत से लोग थे कांग्रेस पार्टी में उस समय जिनके साथ मित्रता का भाव था, और इसलिए आप कभी भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स में उनके ऊपर उस तरह का अटैक नहीं कर सकते हैं जैसे आज के दिन होता है। That's correct. अभी देख, नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को यूएन डेलीगेशन का लीडर बना के भेजा था अपने कार्यकाल में। ये बना के भेजा था। मैं आपको याद दिलाऊं कि 1971 में जब बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था, तो उस समय इंदिरा जी ने जयप्रकाश नारायण को भेजा था वर्ल्ड कैपिटल्स में। हाँ, कि आप जाकर इसको भारत के केस को रखिए दुनिया के सामने। अच्छा, अब जेपी की अपनी पर्सनालिटी थी। मुझे इसलिए ये बात याद है क्योंकि जेपी आए उस समय बॉन होता था वेस्ट जर्मनी का कैपिटल में, वहीं पोस्टेड। आप पोस्टेड थे, कौंसल जनरल ऑफ फ्रैंकफर्ट में रहे, बॉन में आप पोस्टेड बॉन में रहे। तो जेपी आए थे बॉन उस समय, और सोशलिस्ट इंटरनेशनल के चलते विली ब्रांट उस समय चांसलर थे, तो उनसे उनकी पर्सनल दोस्ती थी। तो उन्होंने विली ब्रांट से मुलाकात की और हिंदुस्तान का पक्ष उनके सामने रखा। तो ये तो एक गिव एंड टेक बिल्कुल बराबर बना रहता था, सब लोग उस पर चलते थे और उसमें कोई राजनीति नहीं होती थी। आप सोचिए कि इंदिरा गांधी ने जेपी को भेजा
कि आप जाओ वर्ल्ड कैपिटल्स पे और भारत का पक्ष रखो। तो वो तालमेल तो ख़त्म हो गया, करवाहट आ गई। वो समझते हैं कि हम विपक्ष के लोग हैं, वो एक उनके दुश्मन हैं, और उस पर ऐसे ऐसे भाषण देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि ऐसा लगता है कि एक जंग हो रही है पार्लियामेंट में। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों को हमने देखा है, और जैसा आपने कहा कि राजीव गांधी जी कितना ह्यूज बहुमत लेकर आए थे, जिसका कभी किसी ने मुकाबला नहीं किया है। तो उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि बातचीत होती थी, बहस होती थी, आपकी बात सुनी जाती थी, उनकी बात हम सुनते थे, और रेयरली ये होता था कि झगड़ा हो जाए और हाउस एडजर्न हो जाए। ये नहीं था। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अगर हाउस एडजर्न भी हो गया गहमा गहमी में, तो फिर सेंट्रल में आके सब लोग मेकअप कर लेते थे आपस में। तो वो वातावरण जो है वो बिल्कुल बदल गया। एक बात और कहूँ, बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं इस देश में। जब प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा एंटर करते थे, तो आज जो दृश्य देखने को मिलता है, जैसे गुलामों की टोली खड़ी हो गई है। गुलामों की टोली, सारे के सारे वहाँ गुलाम बैठे हैं ऐसे करके। फिर वो आए महामहिम, तो वो खड़े हो गए, फिर वो बैठे तब वो बैठे। ये सब थोड़ी होता था। जी हाँ, नहीं होता था। मैं भी तो हूँ यहाँ कितने 20 तब साल अभी से। बहुत दिनों से देख रहे हैं इसको। तो ये अच्छा, चलिए इस पे छोड़िए। ये तो खैर आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि उस समय क्या रवैया रहा ऑपोजिशन और सरकार का। ये बताइए कि भाजपा की सरकार जब आई 1999 में और 5 साल उसका आपने कार्यकाल संभाला, तो आपने कई सी नई बातें की। उसमें आपने FRBM लाए, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, वो एक नई बात लाई। और आपने कहा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब 1990-91 में वो हादसा हुआ कि हमें $400 बिलियन लोन के लिए, तो आपने सोचा कि अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं ऐसा कभी आगे नहीं जाऊँगा। ये तो आपकी राष्ट्र समझ लीजिए और पैशन फॉर द कंट्री। और फिर आपने बड़े बदलाव किए, टेलीकॉम सेक्टर में किया, नेशनल हाईवे हमारा जो प्रोग्राम बना था वाजपेयी जी का, उसको आप आगे लेकर आए। आपने कई सेक्टर्स में बदलाव लाने की कोशिश की। तो हाउ वाज योर टेन्योर एज फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर वी टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्ट्री? देखिए, ऐसा हुआ, मैं एक बात आपके ध्यान में लाऊंगा कि वाजपेयी जी के फर्स्ट चॉइस फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए जसवंत सिंह जी थे, मैं नहीं था। मुझे भी कोई मंत्रालय मिलता, मैं मंत्री बनता, बट शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं मिलती। हुआ ये कि मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन था ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। तो जसवंत सिंह जी अपना चुनाव लोकसभा का हार गए, और मुझे बताया गया है, मैं इसका चश्मदीद नहीं हूँ, अच्छा। कि संघ ने वाजपेयी जी के ऊपर ये दबाव बनाया कि जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको आप मंत्रिपरिषद में मत लीजिए। और 2 लोग इसमें बाहर हो गए, एक जसवंत सिंह जी बाहर हो गए, एक प्रमोद महाजन बाहर हो गए। तो फिर ये हुआ कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको दिया जाए। तो अडवाणी जी ने कहा कि हम लोगों के स्पोक्स पर्सन रहे हैं यशवंत सिन्हा, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए। तो इस तरह मैं वित्त मंत्री बन गया। आई वॉज द सेकेंड चॉइस। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं सेकेंड चॉइस था। They never regretted it, I can tell you that. और उसके बाद बहुत काम किया हम लोगों ने, वित्त मंत्रालय में हम लोगों ने बहुत काम किया। अच्छा, चूँकि मैं भाजपा में नया था उस समय, मैंने भाजपा में आया 93 में, अब ये 90 तो 5 साल की बात थी। तो भाजपा में बहुत से लोग ऐसे थे जो समझते थे कि ये न्यू कमर है, इसको इतना इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री क्यों मिल गया। तो शुरू में हमारी कुछ दिक्कत रही इस बात को लेकर, लेकिन फिर हम एक दिन वाजपेयी जी के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर उस समय तक नहीं हो सकता हूँ जब तक आपका पूरा भरोसा हम पर नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल ही बहुत सारी चीज़ों में हमको कदम से कदम पीएमओ के साथ मिला के चलना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको याद है, उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है, आप इसकी चिंता मत कीजिए। और फिर उसके बाद वाजपेयी जी ने
कंपेयर टू टुडे पूरी छूट दी। हम जाते थे उनके पास, यहाँ तो पीएमओ करता है सब कुछ, हैं? यहाँ तो पीएमओ सब आदेश कुछ करता है पीएमओ। उस समय बहुत बड़े बड़े लोग थे पीएमओ में, पावरफुल लोग थे। जी हाँ, जी हाँ, उस समय ब्रजेश मिश्रा थे, बिल्कुल बिल्कुल। एनके सिंह चले गए थे पीएमओ में फाइनेंस मिनिस्ट्री से। लेकिन वाजपेयी जी ने, उनके पास हम जाते थे जैसा कि जाना चाहिए था, 4 बार जाते थे, 5 बार जाते थे, बजट के हर पहलू को डिस्कस करते थे थ्रेडबेयर, और उनके अप्रूवल के बाद ही आगे बढ़ते थे। तो उसमें उन्होंने पूरी छूट दे रखी थी, उनके अफसर्स भी रहते थे वहाँ पर। लेकिन वाजपेयी जी एक बार कन्विंस हो जाते थे कि यही सही रास्ता है, तो फिर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो हम लोगों को रिफॉर्म मेजर्स लेने होते थे वो हम लोग ले लेते थे। जैसे मैं बताऊं, एक इंश्योरेंस सेक्टर को खोलना। अब मैं भी इस राय का था कि इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाए, बिल्कुल, लेकिन फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर खोला जाए, Correct. विदेशी के लिए नहीं खोला जाए। ये सरकार में आने के पहले मेरी राय थी। सरकार में हम आए, बहुत सारा एडवाइस हमको जब मिला, तो कांग्रेस पार्टी ने क्रिटिसिज्म भी किया कि हमारी, आपने उस समय विरोध किया था, अब आप फॉरेन इन्वेस्टर को ला रहे हो, मुझे याद है। तो हमको याद है कि फिर हमने ये प्रस्ताव दिया कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। कई कारण थे उसके। कैबिनेट में ये प्रस्ताव गया, और कैबिनेट में कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, ये कह के कि ये तो हम लोगों की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। तो अटल जी ने उसमें क्या किया, उन्होंने एक छोटी सी कमेटी 3-4 लोगों की बना दी और जसवंत सिंह जी को उसका अध्यक्ष बना दिया। सही आदमी को बनाया। हाँ, उस कमेटी की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में एक ही फैसला हम लोगों ने किया कि जो प्रॉफिट होगा वो विदेशी कंपनियां बाहर नहीं भेजेंगी, उसको प्लाउ बैक इंडिया में ही करें। ये रिकमेंडेशन फिर कैबिनेट में गए, मान लिया सब लोगों ने, वो पास हो गया। फिर पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में भी बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसमें ही पास हो गया। तो प्रधानमंत्री का समर्थन बहुत ज़रूरी है किसी भी मंत्री को सक्सीड करने के लिए, और अगर आप वित्त मंत्रालय में है, विदेश मंत्रालय में है, तो और भी ज़रूरी है। और मैं एक बात तो आपका और कहूँ कि बहुत लोग ये कहेंगे कि भाई अटल जी तो, उनकी सरकार मिली जुली थी, लेकिन वो भाजपा के थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं जो पार्टी में रह के एक राय रखते हों, सरकार में आकर वो राय बदलनी पड़ती है। और अटल जी की गिनती मैं उसी श्रेणी में करूंगा कि सरकार में आने के बाद बहुत सारी बातें में उन्होंने राय बदली, और वो देश के हित में बदली, जैसे नरसिम्हा राव जी ने किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय की तुलना अगर आज के साथ की जाए, आसमान जमीन का अंतर है। जी हाँ, क्योंकि जो लिबरलाइजेशन प्रोसेस डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर हुआ, उसको आपने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। बिल्कुल, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई रास्ता भी नहीं था। इसी बीच में 2 साल के लिए चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने भी आगे बढ़ाया। उसके बाद हम आए, 4 साल हम रहे। अब देखिए हालत है देश की, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं कि देश, उस समय हमारी वित्त मंत्रालय की लक्ष्य क्या था, और आज क्या हो रहा है कि आज इतना ज़्यादा गिरावट आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, बाहर से भी कम आ रहा है, केवल कोई थोड़ा बहुत आता रहता है। पिछले साल में तो कमती हो गया। देखिए, सबसे जो बेसिक बात है अर्थव्यवस्था में, और आपको कोई इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए, वो ये है कि आपका देश तेज़ी से तरक्की करेगा जब तेज़ी से इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा डोमेस्टिक सेविंग से, जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों है, और उसके बाद आएगा विदेशी निवेश से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छे समय में जब हम लोगों का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पर एनम यूज्ड टू बी लेट्स से 38%, तो 38% में 36% यूज्ड टू बी डोमेस्टिक सेविंग्स, और 2% होता था विदेश का निवेश। तो वो जो है
उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जी हाँ, वो गिरता चला जा रहा है, क्योंकि अचानक हमको लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में ऐसा लगता है जैसे कि मुद्रा का संकट हो गया। जी हाँ, मुद्रास्फीति का भी संकट है और मुद्रा का भी संकट है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आरबीआई को पता नहीं कितने मिलियन रुपीस को रिलीज करना पड़ा जी हाँ, उस मुद्रा के संकट से निपटने के लिए। तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है इस देश का, जो प्रबंधन है, वो अब तो ये कहते हैं कि हमारी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इसका तो मतलब, मुझे तो मतलब नहीं इसका समझ आता। मैं आपसे 5 कहता ट्रिलियन इकोनॉमी से क्या होगा? आप जाके, मैं जाके पूछता हूँ अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि भाई ट्रिलियन का मतलब जानते हो? काहे के लिए जानेगा? अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते हैं कि कितने शून्य होते हैं 1 ट्रिलियन में, और उसका डॉलर में आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, डॉलर से क्या लेना देना? ये तो हम रुपए में, जब रुपया, अरे जब तक पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो उसका क्या फायदा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो ये जो है, ये लोग माहिर हैं सपने दिखाने में, और सपने दिखाते हैं। एक बड़ी ताकत जो इनको मिल गई है कपिल जी, वो ताकत है गोदी मीडिया की। तो इसलिए कोई भी झूठ बोलो वो सच के रूप में परोसा जाएगा। वो तो फिर उसकी चर्चा अभी करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ब्रिक्स की कंट्रीज भी देख लो, वहाँ भी सारी ब्रिक्स की कंट्रीज में हम सबसे नीचे हैं। हमारी पर कैपिटल लगभग $2,800 है आज के दिन, 9,000। लेकिन ब्राज़ील की 12,000 है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर, और इतना अंतर है गरीब और अमीर में, वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। हाँ, और लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है में से 80 करोड़ पॉपुलेशन तो 5,000 महीना कमाती है, उससे ज़्यादा कमाते भी नहीं। जब तक आप बॉटम ऑफ द पिरामिड की स्थिति, आर्थिक स्थिति नहीं ठीक करोगे, तब तो बदलाव तो आ ही नहीं सकता। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो हम 2 शाम का भोजन दे रहे हैं। That's right। क्यों? इसीलिए कि गरीब है। क्यों? अगर सब कुछ हंकी डोरी है तो भाई आप इतने लोगों को क्यों खाना खिला रहे हो? यही बड़ी भारी। अच्छा चलिए, बात अब इसकी छोड़ दीजिए, आर्थिक व्यवस्था की। अब आप फॉरेन मिनिस्टर रहे 2002 से लेकर 2004 तक, और ऑपरेशन पराक्रम भी हुआ उस समय, और आपने काफ़ी उसमें मदद की उसके सुधार लाने में। तो बताइए कि आपका फॉरेन मिनिस्ट्री का जो कार्यकाल रहा, और इसके बाद आज के दिन जो आप फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हो, किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, मैं एक अपनी डींग हाँकने के लिए नहीं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी 2004 के मई में हम चुनाव हार गए, बट जनवरी 2004 में बायलैटरल डिस्कशंस के लिए आई वेंट टू वाशिंगटन, और वाशिंगटन में मेरी मीटिंग्स थी स्टेट डिपार्टमेंट में। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो हमारे राजदूत थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग इज़ विथ प्रेसिडेंट बुश। उन्होंने आपको बुलाया है वाइट हाउस में, आपसे वो मिलना चाहते हैं। अब आप जानते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर से काहे के लिए मिलेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन निमंत्रण था, मैं गया वाइट हाउस, फेमस ओवल ऑफिस में। उनकी हमारी मुलाकात हुई, 20 मिनट तक ये बातचीत चली, जनरल बातचीत होती रही। उनका पूरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बाकी ऑफिशियल्स वहाँ पर थे जिनके साथ बाद में हमको बात करनी थी। ये मैं उदाहरण के तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय तो नहीं भारत की मीडिया में ये चला कि डंका पिट रहा है विदेशों में भारत का। मुझे नहीं याद आता है, बात आई गई, ख़त्म हो गई कि भाई भारत के विदेश मंत्री से अमेरिका के राष्ट्रपति, कोई छोटी सी खबर छपी यहाँ पर, डंका पिट रहा है। ये तो मैंने पहली बार सुना कि भारत की विदेश नीति का डंका पिट रहा है। भारत की विदेश नीति की अनेक सफलताएं हैं विश्व में, बिल्कुल अनेक सफलताएं हैं, लेकिन किसी ने कभी डंका पीटने की बात नहीं की। मोदी जी ने विदेश नीति को कंप्लीटली पर्सनलाइज कर दिया। हमारे जो विदेश मंत्री हैं आज के दिन, ही इज नो मोर देन ए ग्लोरिफाइड फॉरेन सेक्रेटरी, और वो सब लोग जानते हैं कि जिस दिन मोदी जी का प्लेजर समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो दुनिया के दूसरे देश भी इस बात को जानते हैं। टोटल फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल
मोदी जी ने अपने हाथ में ले लिया। That also personalized. एकदम पर्सनलाइज। पता नहीं कितने देशों में गए, मुझे लगता है कि टिम्बकटू छोड़कर शायद हर जगह हो लिए हैं, इतना पैसा खर्च हुआ। उसके साथ उस सब जो उन्होंने परिश्रम किया या मौज उड़ाया, वो नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है ना। आज हमको वो देखने को मिल रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार का नतीजा, आईएमएफ में मामला आया पाकिस्तान को लोन देने हमें का। एब्सटेन करना पड़ा। नहीं, हमने एब्सटेन किया, लेकिन हमारे साथ कोई और दूसरा देश एब्सटेन। सही बात है, सही बात। हमारे जो दक्षिण एशिया के देश हैं उसमें आज कोई हमारे खास पड़ोसी देश कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है। सही बात है। ओनली कंट्री जो हमारे साथ खड़ी रही वो ताइवान। हाँ, ताइवान है, तालिबान है, तालिबान, इजराइल है। तालिबान से आप आजकल बातचीत हो रही है। बहुत खुशी की बात है ना कि तालिबान ने हमारा समर्थन किया और पहलगाम का जो आपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका बड़ा प्रभाव भी पड़ा और उसका हमें फायदा भी हुआ। अल्टीमेटली डॉक्टर मनमोहन सिंह कैरीड इट फॉरवर्ड एंड वी अल्टीमेटली हैड द न्यूक्लियर डील। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि वो जो प्रतिबंध लगाया था यूएस ने हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, वो धीरे धीरे करके, हम उनके पास नहीं है कहने के लिए कि प्रतिबंध उठा लो, उन्होंने खुद, हमने एक्सप्लेन किया कि हमको क्यों न्यूक्लियर टेस्ट करना था। प्रेसिडेंट बुश हैड अ ग्रेट रोल टू प्ले देयर। हाँ बिल्कुल। और इसलिए उसी से फिर अल्टीमेटली ये न्यूक्लियर डील हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। करेक्ट। चलिए इस बात को छोड़ के हम आप एक थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं। आप बीजेपी में एक वरिष्ठ नेता उभर के आए, सब लोग आपको सुनते थे। फिर जब अडवाणी जी ने जिन्ना के बारे में कुछ कहा तो आपने कुछ बयान दिया, आप नाखुश थे उस बयान से, तो थोड़ी आपके जो संबंध थे बीजेपी से वो थोड़े कम होते रहे। ये बात सही है ना? हाँ, ये बात सही है, क्योंकि उस समय मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा जब पाकिस्तान जाकर जिन्ना के मज़ार पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ़ की। हम सब जानते हैं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी भी रहा हूँ, कि देश के बंटवारे के लिए जिन्ना पूरी तरह से जिम्मेदार थे। अंग्रेज़ों की मदद से उन्होंने देश का बंटवारा करवाया। तो उस जिन्ना की तारीफ़ किया जाए एक भाषण को लेकर जो उन्होंने नेशनल असेंबली में दिया, मुझे लगा कि ये ज़्यादा कुछ हमने सीमा कुछ क्रॉस कर ली और इसलिए मैंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करी। और उसके बाद नतीजा भी ये हुआ कि फिर आप पार्लियामेंट में लीडर भी थे, फिर आपको लीडरशिप भी हटाया गया। हाँ, हटाया गया। उसके बाद से तो धीरे धीरे करके दूरी बढ़ती चली गई। और जो जिस अडवाणी जी ने कहा था कि मैं दिवाली गिफ्ट हूँ, जब मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था, एग्जैक्टली, तो उनसे व्यक्तिगत रूप से, हालांकि मैं गया उनके पास, उन्होंने बहुत सफाई दी हमको कि मैंने क्यों बोला, क्या बोला, पुस्तकें वगैरह दिखाई। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मेरे अपने विचार थे, लेकिन But that's the difference between a bureaucrat who is independent minded or a bureaucrat who is a supplicant. That is the key. नहीं, वो की है। और मैं आपको बताऊं कि आप शायद भूल गए कि 1989 में जब मुझे आईएएस की नौकरी छोड़े हुए 3.5 साल शायद हुए थे, उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि मैं राष्ट्रपति भवन आऊं। राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि हमको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रहे हैं, तो मैं नहीं तैयार हुआ, वापस आ गया। आई डिड नॉट टेक। There it is. अब को लोग कहते हैं कि भाई तुम उसके पहले जॉइंट सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तुमको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना रहे थे। कुछ अपनी बात में किसी दिन मैं भी बताऊंगा इसी संदर्भ तो में। इसलिए क्या है ये, तो हमको खुशी है कि मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। बाद में वीपी सिंह मेरे पीछे पड़े रहे कि भाई ज्वाइन कर लो, तो मैं इंडिपेंडेंट चार्ज अभी आपको लिख देता हूँ और उसके बाद कैबिनेट में प्रमोशन कर देंगे। तो हमने कहा कि राजा साहब, मैं वेट करूँगा, जब आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं फुल कैबिनेट मिनिस्टर बनूँ तो मैं आ जाऊँगा। वो मौका नहीं आया।
फिर उसके बाद ये भी तो हुआ ना कि जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर हुए तो आपने उनका साथ दिया, उससे और करवास बढ़ गई। फिर 2018 में आपने बीजेपी छोड़ दिया। लेकिन ये जो बीजेपी है, मैं केवल आपसे आपके विचार पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी है, ये तो बीजेपी है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जो नीतियाँ बीजेपी की थी ये तो इसको अलग होकर चल रहे हैं। कि जिस तरह से ये विवाद समाज में पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ा रहे हैं, ये तो बीजेपी की कभी पॉलिसी थी ही नहीं। कम से कम अटल जी की नहीं थी। हाँ, उस कार्यकाल में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अडवाणी जी की थी, लेकिन अटल जी की अडवाणी जी तो हिंदुत्व की वजह से बीजेपी को बहुमत उन्होंने दिलाई। लेकिन देखिए, मैं आपको कहूँ कि सरकार में आने के बाद अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। वाजपेयी जी ने उनको इस बात के लिए राजी किया कि हुर्रियत के साथ वो बात करें, और हुर्रियत के साथ रात बात करने के लिए अडवाणी जी तैयार हो गए। वो बातचीत आगे नहीं बढ़ी क्योंकि सरकार चली गई। लेकिन ये अप्रोच था वाजपेयी जी का कि अडवाणी जी को भी उन्होंने वो जो आप कहें एक फंडामेंटलिज्म का रास्ता था उससे दूर हटाया, और सरकार की जो पॉलिसी होनी चाहिए उस पॉलिसी पर चलने के लिए उनको राजी किया। मैं भी उस समय पार्लियामेंट में था और मैंने कभी नहीं देखा वाजपेयी जी को या अडवाणी जी को इस इशू पे डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी आज के दिन हो रही है, इसको आगे बढ़ाने का कभी कोई ऐसे कदम नहीं, कोई कदम नहीं उठाया। और आज की जो बीजेपी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उस बीजेपी में हिंदू मुसलमान छोड़कर दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसी आधार पे वो जीतते हैं। हाँ, इसी आधार पर वो जीतते हैं। और चाहे वो देश किसी और में जा रहा है, गरीबी का कोई मुद्दा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होती है इस देश में, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई चर्चा ही नहीं होती। और आज की स्थिति है कि चलिए आपने पाकिस्तान से बात करना छोड़ दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? हम नहीं, आप कह रहे हैं कि बात करेंगे तो क्या फायदा? लेकिन पीओ के बारे में बात करेंगे नहीं, पहले तो तालिबान से बात शुरू कर दी उन्होंने। और आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। भाई, आप जानते हैं कि देयर वाज अ कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस, उसमें आतंकवाद भी था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से जब बातचीत होती थी तो आतंकवाद के ऊपर बातचीत नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि जो पहले की सरकारें नहीं, उन्हें आतंकवाद के ऊपर कोई कठोर नीति का अनुसरण नहीं किया, ऐसी बात नहीं थी। ये नहीं कि पहली बार हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। आपने ऑपरेशन पराक्रम का जिक्र किया, उस समय कुछ शिकायत हुई ऑपरेशन पराक्रम की, कितना पैसा खर्च करके हम ट्रुप्स को लेके गए बॉर्डर पर, तो क्या नतीजा निकला? वॉर तो हुआ नहीं। तो वॉर करना एम नहीं था। जी हाँ। एम था कि पाकिस्तान को हम दिखा दें कि हमारी कोर्स करने की ताकत क्या है, और वो हमने तैयार दिखाया। और फिर आपको याद होगा कि सार्क सम्मेलन के लिए हम लोग जनवरी 2004 में इस्लामाबाद गए, वाजपेयी जी भी गए। और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट, केवल 17 वाक्यों का एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट साइन इशू हुआ, जिसमें कि साफ तौर पर आप देखेंगे उसको, तो पाकिस्तान ने ये इस बात को स्वीकार किया कि दे एक्सपोर्ट वायलेंस टू इंडिया, और आगे से नहीं करेंगे। और उसके बाद हुआ कि ठीक है, वील रिज्यूम द कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस, अगर पाकिस्तान फॉलोज कि हम टेरर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उस पॉलिसी को। बट अभी तो ये कहते हैं कि अगर जब हम दो ही बातों पे चर्चा करेंगे पाकिस्तान के साथ, एक पीओके और एक टेररिज्म, तो फिर तो चर्चा होगी नहीं होगी। तो फिर इसका फायदा क्या है? आपने आक्रमण भी कर लिया, आपने उनको सबक भी सिखा लिया, आपकी गोदी मीडिया भी आपके साथ रहा, उसका नतीजा क्या निकला? नहीं, उसके बाद आप भूल गए, बिहार का चुनाव आ रहा है। अच्छा, भाई पुलवामा हुआ तो, जी हाँ, चुनाव आ रहा था। उरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और पूरी तरह से फ़ायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो एक वोट हमको दें। अब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी के इशू को
पुलवामा के शहीदों को पॉलिटिसाइज कर दिया। पॉलिटिसाइज कर दिया। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। अभी ये किसी ने नहीं पूछा कि वो जो हमारे 26 नागरिकों की हत्या की गई टेररिस्ट के हाथों से, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब कश्मीर में तो आपका कार्यकाल है, अभी तो राज तो आपका कश्मीर में है ना। और जब पुलवामा हुआ तभी भी राज कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट का राज था। आप ये देखिए कि पुलवामा का आज तक खुलासा हुआ नहीं, खुलासा हुआ ना। तो इसी तरह पहलगाम का भी खुलासा कभी नहीं होगा। वो एक हम बहुत कश्मीर गए बीच में, जी हाँ, कश्मीर के लोगों के साथ अपने को जोड़ने के लिए। तो वहाँ पर एक हमको मिलता था देवेंद्र सिंह नाम का डीएसपी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंटी टेररिज्म का डीएसपी होता था। वो पकड़ा गया एक दिन आतंकवादियों के साथ। और जिस पुलिस ने उसको पकड़ा वो सीआरपीएफ के लोग थे शायद, तो वो नहीं जानते थे कि भाई ये खास आदमी है सरकार का। तो आतंकवादियों के साथ जा रहा था, पकड़ा गया। वो कहाँ गायब हो गया आज तक नहीं पता किसी को। उसके ऊपर मुकदमा चला नहीं चला, क्या हुआ उसका, डिमोशन हुआ, बर्खास्त हुआ, नोबडी नोस। तो इस तरह के कई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में देश हम को सवाल पूछ भी नहीं सकते। बिकॉज वो 4 सवाल पूछें तो वो कहते हैं कि हम जवाब नहीं देने का, या ये सवाल पूछा ही नहीं जा सकता। बताइए। हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं, लोकसभा में अपने स्पीकर साहब कहते हैं। तो आप बताइए कि जो कुछ हुआ पहलगाम में, बैसरन में, उस पर सवाल नहीं पूछेगा देश कि 2000 टूरिस्ट वहां पर हैं। वो तो आप एंटी नेशनल हो जाओगे ना अगर सवाल एक सिपाही वहां नहीं है। जी हाँ, 1.5 घंटा आपको लगा वहां पहुंचने में, हेलीकॉप्टर से घायलों को उठाने में। जी हाँ। और इस बीच वो भाग गए, वो पता ही नहीं चला। आज तक नहीं पता चला उनका। हम उसको पाकिस्तान के साथ उसका जो भी हश्र करें, उन तो टेररिस्ट का क्या हुआ जो भाग गए, कहाँ लापता हो गए, जमीन खा गई उनको, आसमान ले गया, क्या हुआ? और हम कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। तो ये जो मुझे बताइए कि ये तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 3:30 बजे लगभग डीजीएमओ पाकिस्तान का फ़ोन आता है, डीजीएमओ हिंदुस्तान का, और फिर सीज़ फायर का ऐलान हो जाता है। और इस बीच ट्रंप का बयान आ जाता है 5:30 बजे कि भाई सीज़ फायर मैंने करवाया, पिछले 48 घंटे से मैं बातचीत कर रहा था। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट वैंस का ट्वीट आ जाता है, उससे में रूबियो का ट्वीट आ जाता है, और सभी ने ये कहा कि हमारी वजह से कार्य, और इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए ऐसा है कि उस दिन की घटना चक्र अगर आप देखें और हमारे मोदी जी का स्वभाव ध्यान में रखें कि 3:30 बजे या 3:35 में बात होती है दोनों डीजीएमओस की, और अब वही मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान गुहार लगा रहा था, बेग कर रहा था कि सीज़ फायर करो। तो उन्होंने बेग किया कि सीज़ फायर करो, डीजीएमओ पाकिस्तान ने। तो हमारे डीजीएमओ ने तो फैसला नहीं लिया होगा, ना उनके डीजीएमओ में लिया होगा, ना उनके डीजीएमओ ने। ये तो मामला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जाना चाहिए था। कोई मीटिंग हुई क्या? नहीं। तो कैसे फैसला हो गया? और 5:30 बजे घोषणा हो गई कि सीज़ फायर हो गया, और ये कोई 100 मीटर्स डैश नहीं ना था कि ट्रम्प दौड़ते हुए फर्स्ट हो गया और फर्स्ट होके उसने कहा देखो मैंने करा दिया। करेक्ट। और हमारे लोगों का, हमारे जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनका आज के दिन जो स्वभाव है वो यह है कि कुछ छोटी छोटी बात होती है तो हम दौड़ के मीडिया के पास जाते हैं, देखो हमने कर दिया। तो क्यों नहीं कहा हमने? तो हमने पहले क्यों नहीं बताया? ट्रंप के कहने से पहले हमने क्यों नहीं बताया? यही तो बात है। और इसीलिए ट्रंप का, जैसा आपने कहा कि उसकी पूरी टीम ने, वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं रूबियो, उन सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमने करा दिया। और ट्रंप का बार बार बयान आ रहा है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड वाज अबाउट टू बी क्रॉस्ड। जहां वो जाते हैं यही दोहराते हैं। और अगर ट्रंप बोल रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो भारत की तरफ से किसको बोलना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से खामोश।
और उन्होंने एक बात और बड़ी, विच इज़ आई थिंक वेरी सीरियस, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने इनको कहा कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे, नो ट्रेड विद यू। ये बात मैंने भारत को भी कही, ये बात मैंने पाकिस्तान को भी कही, उसका भी कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं, कुछ नहीं। तो ये इसलिए बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं, अनएक्सप्लेन्ड क्रोनोलॉजी है, जिसके बारे में पार्लियामेंट में कभी बहस होगी तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आपको बड़ी गलत फहमी में है। लेकिन सरकार जवाब नहीं देने वाली। सरकार तो कहेगी कि हमने पाकिस्तान को दिखा दिया, क्योंकि हमने 9 जगह पे हमने आक्रमण किया ताकि टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर हमने उनके एयरबेस पे के हमने हमला किया। और इसलिए जब हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया तो फिर हमने सोचा कि सीज फायर हो गया तो हो गया, अच्छी बात है, तो हमारा तो लक्ष्य पूरा हो गया। ये उनका जवाब है, मैं आज ही आपको बता सकता हूँ। नहीं, वो तो कहेंगे, वो तो अपनी तरफ से कहेंगे ही कि हमारा तो अगर लक्ष्य पूरा हो गया तो सीज फायर की तो जरूरत ही नहीं थी। हाँ, तो बेकार जरूरत थी। अच्छा, अब दुनिया में आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें यूनिलैटरल सीज फायर होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। चीन ने 1962 में यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा की थी। तो हमने यूनिलैटरल सीज फायर की घोषणा क्यों नहीं कर दी कि भाई हमने जो करना था वो कर दिया, अब सीज फायर। ये अमेरिका को या और किसी देश को बीच में आने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही। और मोदी जी बोलते क्यों नहीं इस मुद्दे पर? तो ये तो एक न्यू नॉर्मल हो गया ना। यही न्यू नॉर्मल हो गया। हाँ। तो चलिए इस बात को छोड़ते हैं। एक बात और आपसे, वो बड़ी सीरियस बात है ये कि प्रधानमंत्री जी कभी प्रेस के सामने आते ही नहीं। आपने कार्यकाल में कई प्रधानमंत्री जी देखे, कभी ऐसा हुआ पहले? कभी नहीं, कभी नहीं। राजीव गांधी, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव जी, गुजराल जी, अपने कर्नाटका से अपने देवेगौड़ा जी, फिर वाजपेयी जी, फिर अगेन डॉक्टर मनमोहन सिंह, कभी तो ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं। तो और देखो आप प्रेसिडेंट ट्रंप को देखो, वो रोज प्रेस के सामने आता है। हाँ, तो उनको खैर, बल्कि वो नेगोशिएशन भी प्रेस के सामने नेगोशिएशन भी प्रेस के सामने ज़ेलेंस्की के साथ किया बातचीत। तो ये भी एक लोकतंत्र में एक इतनी गिरावट आ जाए कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट आंसरेबल टू एनीबॉडी इन दिस कंट्री। देखिए, आपने देखा होगा इस बात को कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो जब तक टेलीप्रॉम्प्टर नहीं हो तब तक वो बोलते नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। जी हाँ, ये बात तो सही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कौन सा टेलीप्रॉम्प्टर लगा होगा? जब व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा हुआ था मोदी जी के सामने, और उसके बाद एक सवाल आया तो उसमें कितना फुहड़ जवाब दिया। जी हाँ, मुझे याद है। हाँ। आपको याद होगा। तो ही जस्ट कांट हैंडल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे वो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ही जस्ट कांट। तो बहुत सी चीज़ें क्या है, ज़रा हमें बता। चलिए इसको छोड़ते हैं। अब आखिरी बात हम करेंगे कश्मीर की। जब ये हादसा हुआ पहलगाम में, और कश्मीर भी एक आवाज़ से उन्होंने कहा कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और सरकार के साथ हैं, और हमें ना सोचिए कि हम इन लोगों के साथ हैं। और एक माहौल भी पैदा हुआ देश में, एक स्वर में हमने साथ दिया सरकार का। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर कोई भी टेररिस्ट फिर हमला करेगा तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो इसका मतलब एक तो ये साबित हो गया इनकी अपने ही स्टेटमेंट से कि टेररिज्म का अटैक ज़रूर होगा, क्योंकि टेररिज्म तो ख़त्म नहीं हुआ। तो अगर टेररिज्म ख़त्म नहीं हुआ तो ये सब करने की ज़रूरत क्या थी? और अब इसका प्रभाव कश्मीर पे क्या पड़ेगा, और कश्मीर में आगे के वर्षों में स्थिति क्या रहेगी? देखिए, पहले तो इन लोगों को झूठ बोलने की आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। जब 370 हुआ और ये सब हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि आतंकवाद ख़त्म हो गया कश्मीर में। फिर आतंकवाद चलता रहा, आज भी चल रहा है। और मैं मानता हूँ कि कश्मीरियों ने जो भावना दिखाई इस पहलगाम के अटैक के बाद, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। बिल्कुल सही। एंड ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री में
कि अगर हम ढंग से कश्मीर के लोगों के साथ बातचीत करें तो कश्मीर पूरा का पूरा हमारे साथ आ जाएगा, और उनको लाना चाहिए हमको अपने साथ। असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, उनका स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें बिल्कुल देरी नहीं, बट हम लोगों ने खुद एलियनेट किया हुआ है उनको। जो मैं आपके टेररिज्म की बात है वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि टेररिज्म का बढ़ावा 2000 के बाद बड़ी तेज़ी से हुआ। फिर मेरे पास 2014 के फिगर हैं कि 240 इंसिडेंट हुए जब ये सरकार बनी, तो उस समय जो टेररिस्ट जो मारे गए, हाँ, वो लगभग 2014 में 114 थे। अगर आप चलिए 2015 में 115 हुए, 2016 में 165 हुए, 2017 में 220 हुए, 2018 में 271 हुए, और 2019 में 163 हुए, 2020 में 232 हुए। इसका मतलब कि 370 के हटाने के बाद टेररिज्म बढ़ा है कश्मीर में, कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब 370 होता या ना होता, उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। टेररिज्म में उसका कोई असर नहीं पड़ा है। और देखिए, पाकिस्तान जानता है कि एक मिनिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट कितने होने चाहिए कश्मीर में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें पाकिस्तान के भी होने चाहिए और कश्मीर के भी होने चाहिए। दोनों मिला के 200, 150, 300 इतने टेररिस्ट बराबर वो कोशिश करते हैं कि कश्मीर में रहें और आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देते रहें। अब वो कोशिश होती रही कि मार के उनको कम करो, फिर पाकिस्तान भेज देता है उनको। लेकिन ये जो आपने थ्रेशोल्ड की बात की ना, हमने खुद अपना थ्रेशोल्ड रेज किया है, ये कह के कि अगर टेररिस्ट घटना घटती है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। अब कोई भी सिरफिरा टेररिस्ट अगर है तो लोग कहेंगे कि आप करिए, अब करो, आप फिर से एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट पाकिस्तान। जी हाँ, जी हाँ। तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ फिर जंग छेड़ो। ये खुद ही हमने अपने आप को दुविधा में पड़ गए। हाँ, डाल दिया है। तो ये तो बड़ा मुश्किल। और अगर ऐसा होगा तो देखिए क्या है कि अब सख्ती हो जाएगी सिक्योरिटी फोर्सेस की कश्मीर में। बिल्कुल, आप देख रहे हो कि कुछ लोगों के घर भी उजाड़ दिए इन्होंने। तो अगर सख्ती होगी तो फिर अगेन सिचुएशन इन कश्मीर थोड़ी और ख़राब हो जाएगी। तो ये जो इनकी नीतियां हैं, ये सुधारने की नीतियां नहीं हैं। जैसे आपने कहा, केवल एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से अगला इलेक्शन जीता जाए, बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि आप 1984 से आप पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद आपने हिंदुस्तान के जो रवैया रहा और नीतियां रही, जिसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का, और आज की स्थिति क्या है उस पर चर्चा इसलिए मैंने की क्योंकि आपके नज़र से जो हिंदुस्तान आपने देखा और जो हिंदुस्तान हम दोनों देख रहे हैं, उसमें बहुत भारी अंतर है और लोकतंत्र को बड़ा ख़तरा है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को लोगों तक पहुंचना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और क्या रास्ता जनता को अपनाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान बरकरार रहे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।